Hello, everyone. Welcome to this next lecture of our July Current Affairs series, in which we are discussing a new article, which is AI possesses a relatively lower risk to India's GCC jobs. ठीक है, तो ये आर्टिकल इंडिया के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंत नागेश्वरन उनके स्पीच पर बेस्ड है, और उन्होंने ये जो स्पीच है वो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जीसीसी बिजनेस समिट में दिया था। ठीक है, उनका मेन मैसेज इसमें क्या था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंडिया के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के जो जॉब्स हैं उन उनके लिए उतना बड़ा थ्रेट नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो दिस वाज द आर्गुमेंट गिवन बाय आवर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। लेकिन उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग भी दी। उन्होंने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंट होना जो है वो थोड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज भी इंडिया का जीसीसी मॉडल कॉपी कर रहे हैं। सब चीज़ें हम इत्मीनान से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सब देखेंगे जीसीसी क्या होता है ना, व्हाट आर द थ्रेट्स एंड एवरीथिंग। ओके, तो जीसीसी का फुल फॉर्म है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। पहले इन्हें कैप्टिव सेंटर्स बोला जाता था। ये मल्टीनेशनल कंपनीज के इंडिया में बने ऑफिसेज होते हैं जो उनके ग्लोबल बिजनेस के लिए काम करते हैं। ठीक है, GCC are offshore units established by MNCs to perform business operation for their global headquarters। ठीक है, मान लीजिए अगर माइक्रोसॉफ्ट या कोई जेपी मॉर्गन या मर्सिडीज जैसे कोई कंपनीज हैं और उनका इंडिया में ऑफिस है जो उनके वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन को सपोर्ट करता है, तो वो जीसीसी हुआ, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ठीक है, ओके। पहले जीसीसी क्या करते थे? शुरू-शुरू में ये जो जीसीसीज़ हैं, ये मेनली लो कॉस्ट जो सपोर्ट है वो उनके सेंटर्स हुआ करते थे। जैसे हो गया डेटा एंट्री, जैसे कस्टमर सर्विस हो गया, पेरोल्स हो गए, अकाउंटिंग वगैरह हो गया, आईटी हेल्प डेस्क वगैरह हो गया, यानी सिंपल और रेपिटेटिव काम, है ना? सिंपल और रेपिटेटिव काम। कंपनीज़ इंडिया इसलिए आती थी क्योंकि यहाँ लेबर थोड़ी कंपैरेटिवली सस्ती उनको अफोर्डेबल मिल जाती थी। अब जो आज के जीसीसीज़ हैं, है ना? उनकी पिक्चर बिल्कुल बदल चुकी है। वो इंडिया में सिर्फ़ सपोर्ट नहीं देते, ये डायरेक्टली इनोवेशन करते हैं। जैसे एआई डेवलप करना, है ना? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग वगैरह, है ना? साइबर सिक्योरिटी वगैरह, ये सब चीज़ें। ठीक है? मतलब इंडिया सिर्फ़ एग्ज़ीक्यूशन नहीं करता, इंडिया आइडियाज़ भी क्रिएट कर रहा है अभी। इसीलिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बोला कि इंडिया के जो कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी हैं वो कैपेबिलिटी सेंटर बन चुके हैं, सिर्फ कॉस्ट सेंटर नहीं रहे हैं, है ना? सिर्फ कॉस्ट सेंटर नहीं रहे हैं, नाउ दे हैव बिकम कैपेबिलिटी सेंटर, कैपेबिलिटी सेंटर्स। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, है ना? उन्होंने और क्या कहा? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि इंडिया के जो जीसीसी है वो लो कॉस्ट सपोर्ट सेंटर नहीं रहे हैं, ये हमने देखा। अब यहाँ कटिंग एज वर्क हो रहा है। कटिंग एज का क्या मतलब है? कटिंग एज का क्या मतलब है? कटिंग एज का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लेटेस्ट, लेटेस्ट, एडवांस्ड, है ना? और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। कटिंग एज टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है? कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब होता है लेटेस्ट, एडवांस और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, है ना? उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि आर्टिकल में जो एग्जाम्पल दिए उन्होंने, तो उसको जो भी एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए उसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बैंकिंग सेक्टर का जो है वो एग्जाम्पल दिया। ठीक है, हम ओके। सबसे पहले उन्होंने बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बोला कि ग्लोबल बैंक्स अपने रिस्क सिस्टम, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, है ना, मुंबई और बेंगलुरु से ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब है कि सपोज कोई अमेरिकन बैंक है और उसके करोर्स ऑफ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, और ये डिसाइड करना कि लोन किसको देना है, फ्रॉड डिटेक्ट करना या इन्वेस्टमेंट रिस्क को कैलकुलेट करना, ये सब इंडिया में बैठे एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। तो ये सिंपल एक्सेल का काम तो नहीं है, ये हाईली मैथमेटिकल और एनालिटिक वर्क है ना? ये उन्होंने बोला हाईली, ये फाइनेंशियल मॉडलिंग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये कोई सिर्फ एक्सेल का काम तो है नहीं। फिर उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी एग्जाम्पल दिया।
कार कंपनीज़ चेन्नई और पुणे से डिज़ाइन कर रही हैं। जैसे बैंकिंग का बेंगलुरु और हमने मुंबई देखा, वैसे ही ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो चेन्नई और पुणे से डिज़ाइन कर रही हैं। एम्बेडेड सिस्टम हो गया, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गया व्हीकल्स के अंदर, है ना? मॉडर्न कार में आजकल एयरबैग्स, क्रूज़ कंट्रोल, सेंसर्स वगैरह होते हैं, ऑटोनॉमस ड्राइविंग आ रही है। तो ये सब सॉफ्टवेयर से चलता है, राइट? तो उस सॉफ्टवेयर का जो डिज़ाइन है वो इंडिया में हो रहा है। तो इन्होंने ऑटोमोबाइल का भी एग्ज़ाम्पल हमको दिया, ठीक है? उसके बाद में इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का। इन्होंने कहा कि चिप कंपनीज़ इंडिया में जो है वो चिप आर्किटेक्चर हुआ, चिप डिज़ाइन हुआ, है ना? टेस्टिंग, वेरिफ़िकेशन ये सब कर रही हैं। चिप बनाना दुनिया के सबसे डिफ़िकल्ट इंजीनियरिंग वर्क्स में से एक है, इसलिए ये बहुत हाई वैल्यू एक्टिविटी है, उन्होंने कहा, ठीक है? बहुत हाई वैल्यू इंजीनियरिंग एक्टिविटी है। फिर उन्होंने फार्मास्यूटिकल का भी एग्ज़ाम्पल दिया। इन्होंने कहा कि ये जो ड्रग कंपनीज़ हैं वो इंडिया में क्लिनिकल एनालिटिक्स, है ना, मेडिकल रिसर्च सपोर्ट या ड्रग डेटा एनालिसिस ये सब कर रही हैं। और इसमें भी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो इंडिया में डेवलप हो रहा है। तो इसका फार्मास्यूटिकल का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर उन्होंने कंज्यूमर कंपनीज़, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी के बारे में बोला। ऐप डिज़ाइन करना, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर वो करना, एआई फीचर्स को इनेबल करना उसमें, है ना? सब प्रोडक्ट्स बिल्कुल एंटायरली डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन रहे हैं। इसमें भी ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ़ कोडिंग से काम चल जाता है। इट आल्सो रिक्वायर्स एडवांस स्किल्स। तो कंज्यूमर टेक्नोलॉजी का भी इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया। क्या सबसे पहले क्या एग्ज़ाम्पल दिया था इन्होंने? बैंकिंग का दिया, फिर उन्होंने ऑटोमोबाइल का दिया, फिर सेमीकंडक्टर का दिया, फिर कंज्यूमर टेक्नोलॉजी का दिया। फिर उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में भी बात की कि जो आईपी है, वो भी इंडिया में बन रहा है ना? पहले जो है वो इंडिया सिर्फ़ इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो करता था, अब इंडिया पेटेंट्स फ़ाइल कर रहा है। पेटेंट्स फ़ाइल कर रहा है इंडिया, प्रोडक्ट इन्वेंट कर रहा है, टेक्नोलॉजीज़ क्रिएट कर रहा है, यानी नॉलेज क्रिएशन इंडिया में हो रहा है और ग्लोबल लीडरशिप रोल्स भी इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसा इनका कहना है, ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या एआई जीसीसी जॉब्स को रिप्लेस कर देगा? तो अम, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि पार्ट ऑफ द मॉडल इज इंडीड एक्सपोज्ड। पार्ट ऑफ द मॉडल इज इंडीड एक्सपोर्ट, इन्होंने बोला। पार्ट ऑफ द मॉडल इज इंडीड इंडीड एक्सपोज्ड। इसका क्या मतलब है ना? हाँ, कुछ जॉब्स जो हैं वो डेंजर में है, लेकिन सारी जॉब्स नहीं है, इनका कहना है। कौन सी जॉब जो है वो डेंजर में है? वो जॉब जिनमें रेपिटेटिव काम होता है, एक ही काम आपको बार-बार करना है ना? जिनमें रेपिटेटिव काम होता है, वो जॉब्स डेंजर में हैं। जो रूल बेस्ड हैं, वो भी डेंजर में है। जो प्रेडिक्टेबल जॉब है, वो भी डेंजर में है। बार-बार सेम प्रोसेस फ़ॉलो कर रहे हैं, तो वो एआई जो है वो बहुत ईज़िली कर सकता है। अब ये कौन-सी जॉब्स हैं, इस तरीके की कौन-सी जॉब्स हैं, वो हम देखते हैं। जैसे डेटा एंट्री हो गया, रेपिटेटिव है, डेटा एंट्री प्रेडिक्टेबल है, रेपिटेटिव है, ठीक है? ईज़िली एआई कर सकता है। इनवॉइस को प्रोसेस करना, तो इनवॉइस प्रोसेसिंग रेपिटेटिव है, प्रेडिक्टेबल है, ठीक है? कस्टमर चैट एआई आराम से कर सकता है, कस्टमर चैट, ठीक है? बेसिक कोडिंग जो है एआई आराम से कर सकता है, बेसिक कोडिंग, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन आराम से कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन आराम से करता है। रिपोर्ट जनरेशन, ये सब काम रिपिटेटिव प्रेडिक्टेबल होते हैं और रूल बेस्ड होते हैं। एआई कैन ईज़िली डू दिस, ठीक है? और इन सब में ह्यूमन से एआई काफ़ी फास्टर भी होता है, इवन चीपर भी होता है। इसलिए अगर किसी जीसीसी की वैल्यू सिर्फ़ चीप लेबर थी, तो उसका फ्यूचर अभी डेंजर में है, अगर ये सारे काम हैं तो, ठीक है? इन्होंने ये भी बोला कि इस रियलिटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है? फिर ये क्यों कहा इन्होंने कि इंडिया के जीसीसी सेफ हैं, ये क्यों कहा इन्होंने कि इंडियाज़ जीसीसी इज़ सेफ, है ना? क्योंकि इंडिया की मेजॉरिटी जो जीसीसी है, अब रूटीन वर्क नहीं करते, इन्होंने कहा, ठीक है? कैसे रूटीन वर्क कैसे नहीं करते, है ना? अब वो कह रहे हैं कि इंडिया के जीसीसी एडवांस वर्क करते हैं, इस वजह से उनका रिस्क रिलेटिवली कम है। एआई खुद अपने आप नहीं चलती। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कहा
कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद को डिज़ाइन, डिप्लॉय या गवर्न नहीं करती, नहीं कर सकती। एआई को ह्यूमन्स की ज़रूरत है ना? किसी को एआई डिज़ाइन करनी पड़ेगी, एआई मॉडल का आर्किटेक्चर कौन बनाएगा, राइट? ह्यूमन इंजीनियर्स बनाएँगे। किसी को एआई ट्रेन करनी पड़ेगी, तो एआई को डेटा कौन देगा? ह्यूमन्स। गलत डेटा दोगे तो एआई भी गलत आंसर देगी। ये कॉन्सेप्ट है गार्बेज इन, गार्बेज आउट, है ना? किसी को एआई टेस्ट करनी पड़ेगी, बाइस्ड है कि नहीं, सही आंसर दे रहा है कि नहीं, सेफ है या नहीं, ये ह्यूमन्स ही चेक करेंगे। कौन चेक करेगा? ठीक है ना? एआई गवर्नेंस कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना, एथिकल है या नहीं, प्राइवेसी वायलेट तो नहीं हो रही है, ये डिसीजन एआई नहीं ले सकता है। ये गवर्नमेंट, लॉयर्स, इंजीनियर्स और मैनेजर्स लेंगे। अकाउंटेबिलिटी, अगर एआई कल को कोई गलती कर दे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? ह्यूमन की ही होगी। तो ह्यूमन इन लूप हमेशा होना चाहिए। ह्यूमन इन लूप। तो ये आपका एआई का कोई भी क्वेश्चन हो, ये कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। देयर शुड ऑलवेज़ बी ह्यूमन इन लूप एंड ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। ठीक है? इसलिए जो है इन्होंने बोला कि ये जो काम है एआई बनाना, एआई इम्प्रूव करना, मॉनिटर करना, रेगुलेट करना, ये वाली जॉब्स बढ़ रही हैं। है ना? वो ये वाली जॉब्स कम नहीं हो रही, इनका जो है वो डिमांड थोड़ा बढ़ रहा है ना? और इनमें जो इंडिया का एक बड़ा हिस्सा है वो इन्वॉल्व्ड है ऑलरेडी। लेकिन इन्होंने वार्निंग उसके साथ-साथ में दी कि इंडिया को ओवर कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंडिया जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, वो भी इंडिया को कॉपी कर रहे हैं इस चीज़ में। इन्होंने कहा कि आज वियतनाम, फिलीपींस, पोलैंड, मलेशिया, मेक्सिको, रोमानिया, ये सब इन जैसी जो कंट्रीज़ हैं, वो ये कंट्रीज़ भी जीसीसी से अट्रैक्ट हो रही हैं, कर रही हैं, है ना? खुद भी कर रही हैं। मतलब कॉम्पिटिशन जो है वो बढ़ रहा है और इंडिया की कॉस्ट भी बढ़ रही है। पहले इंडिया चीप डेस्टिनेशन था, अब सैलरीज़ बढ़ रही हैं, ऑफ़िस कॉस्ट बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी बढ़ रहा है। इसलिए चीप लेबर से कॉम्पिटिशन नहीं जीता जा सकता, इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। तो इनोवेशन इज़ ग्रेटर देन चीप लेबर अभी तो फ़िलहाल। इनोवेशन इज़ ग्रेटर देन चीप लेबर, ठीक है? ओके। हुँ, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कहा कि टैलेंट शॉर्टेज भी हमारे यहाँ हो रहा है। इंडिया हर साल लाखों ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स बहुत कम हैं। एस्टिमेट के हिसाब से हाफ से भी कम ग्रेजुएट्स फर्स्ट डे में जॉब के लिए रेडी होते हैं। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। स्किल गैप का प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। डिग्री है लेकिन स्किल्स नहीं है, है ना? और एआई, प्रोग्रामिंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब तो है ही नहीं। इंडस्ट्री एक्सपोज़र हमारे यहाँ है ही नहीं। टीम वर्क, ये सब चीज़ें अलग से सीखनी पड़ती हैं लोगों को और वो भी एक्सपीरियंस के साथ में सीखते हैं। कॉलेज-वॉलेज में, ग्रेजुएशन में ये सब तो बिल्कुल नहीं डेवलप करते। इसी को एम्प्लॉयबिलिटी गैप बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयबिलिटी गैप, ठीक है? सॉल्यूशन क्या दिया उन्होंने? उन्होंने कहा उन्होंने 3 स्टेक होल्डर्स की बात की। 3 स्टेक होल्डर्स की बात की, जिसमें पहले स्टेक होल्डर्स है यूनिवर्सिटीज़। करिकुलम अपडेट करना पड़ेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है? दूसरा स्टेक होल्डर इन्होंने बोला इंडस्ट्री। इन्होंने कहा कि इंटर्नशिप दो, है ना? रियल प्रोजेक्ट्स दो उनको, अप्रेंटिसशिप दो दो उनको, ताकि ग्रेजुएट्स जो है वो थोड़ा प्रैक्टिकल लर्निंग कर पाएँ। ठीक है, तीसरा स्टेक होल्डर इन्होंने गवर्नमेंट को बताया। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को स्किलिंग प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना चाहिए, एआई इकोसिस्टम सपोर्ट करना चाहिए, रिसर्च और इनोवेशन प्रमोट करनी चाहिए, है ना? इन्होंने कहा कि ये तीनों अलग-अलग नहीं हैं, ये तीनों स्टेक होल्डर्स। एक साथ काम करें तभी जो ये स्किल गैप है इसको हम फिल कर सकते हैं। क्या? इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट। तो अब इंडिया का फ्यूचर विज़न क्या है इसमें, ठीक है? इंडिया का एम सिर्फ़ दुनिया का चीपेस्ट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बनना तो बिल्कुल नहीं है ना? जर्नी होनी चाहिए कि हम कॉस्ट सेंटर से कैपेबिलिटी सेंटर बने, कैपेबिलिटी सेंटर से इनोवेशन हब बने और इनोवेशन हब से ग्लोबल नॉलेज लीडर बने। कॉस्ट सेंटर से कैपेबिलिटी सेंटर, कैपेबिलिटी सेंटर से इनोवेशन हब एंड इनोवेशन हब से ग्लोबल नॉलेज लीडर। मतलब सस्ता लेबर देने से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी क्रिएट करना, आईपी डेवलप करना, ग्लोबल प्रोडक्ट्स बनाना और दुनिया के इनोवेशन इकोसिस्टम का लीडर बनना। ये इंडिया का फ्यूचर विज़न है, ठीक है? ओके। फाइनेंस मिनिस्टर का क्या विज़न है इसमें उनके स्पीच के हिसाब से? उन्होंने कहा कि इंडिया का टारगेट है कि वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का स्ट्रैटेजिक लीडर बने,
ठीक है? स्ट्रेटेजिक लीडर बने, यानी एमएनसीज़ के लिए इंडिया सिर्फ़ एक आउटसोर्सिंग लोकेशन ना हो, बल्कि उनके ग्लोबल नॉलेज, इनोवेशन और डिसीज़न मेकिंग इकोसिस्टम का एक इंडिस्पेंसेबल हिस्सा बने, ठीक है? उनके वर्ड्स में इंडिया के पास इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन को लीड करने के लिए एवरी इंग्रीडिएंट मौजूद है। एवरी इंग्रीडिएंट इज़ देयर, उन्होंने कहा, ठीक है? फाइनल मैसेज उनका क्या था? ठीक है? फाइनल मैसेज उनका था कि इंडिया की करंट पोज़ीशन परमानेंट नहीं है। इस लीडरशिप को बार-बार अर्न करना पड़ेगा कि इतना कंफर्टेबल मत हो जाइए, है ना? इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए। उन्होंने कहा कि जैसे ही हम सोचेंगे कि हम डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं, वैसे ही दूसरे देश हमें कैच अप करना शुरू कर देंगे। इसलिए सक्सेस को फिनिशिंग लाइन मत समझो, उसे फाउंडेशन और माइलस्टोन समझो। दिस यू कैन आल्सो अप्लाई इन योर लाइफ कि देयर इज़ नो फिनिशिंग लाइन, देयर इज़ ऑलवेज़ द नेक्स्ट लाइन आपके सामने, और उसको अपना फाउंडेशन या माइलस्टोन समझो टू अचीव द नेक्स्ट बिगर थिंग, ठीक है? कंटिन्यूअस इनोवेशन, स्किलिंग और कैपेबिलिटी बिल्डिंग जो है, वो बहुत ज़रूरी है। वैसे ही जैसे आपको स्कूल में अगर टॉप करना है, कॉलेज में टॉप करना है, आपको किसी एग्ज़ाम में टॉप करना है, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने कुछ कर दिया एंड देन यू आर डन। You have to constantly work towards it to stay relevant to that thing what you are trying to do, whatever it is and what field it is, ठीक है? ओके, अपॉर्चुनिटीज इंडिया के पास में क्या क्या है? एआई इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, प्रोडक्ट इनोवेशन, R&D, पेटेंट, ग्लोबल लीडरशिप रोल्स, हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट ग्रोथ। चैलेंजेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, स्किल मिसमैच है हमारे यहाँ पे, एआई डिसरप्शन, कंपटीशन है, कॉस्ट बढ़ रहा है, इनोवेशन गैप ऑफ कोर्स है, टैलेंट रिटेंशन इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, ठीक है? ब्रेन ड्रेन, ये हमारे इधर के पढ़ाकू लोग बाहर चले जाते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट इनिशिएटिव इसमें क्या है? गवर्नमेंट ने इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया है, डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च किया है, स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन है हमारे पास में, डिजिटल एआई स्किल एंड सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इंडिया है हमारे पास में, पीएम इंटर्नशिप स्कीम है और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है। तो ये गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है? ओके, प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेट्स जस्ट ट्राई देम। With reference to Global Capability Center, consider the following statements. GCC were initially established mainly for routine support services. Yes, it is true. हमने पढ़ा पहले जो है ये सर्विस सेंटर हुआ करते थे. The next, modern GCC increasingly undertake research, product development and innovation. Yes, it is absolutely correct. Third is GCC are owned and operated by multinational companies for their global operation. ये भी सही है बिल्कुल. So all three are correct. 1, 2 and 3. Yes, 1, 2 and 3 is correct. Next question is, which of the following activities are least likely to be fully automated by artificial intelligence in the near future? AI governance and ethical oversight, least likely, है ना? AI गवर्नेंस एंड एथिकल ओवरसाइट, हाँ लीस्ट लाइकली है, ये तो बढ़ेंगी ना, कम थोड़ी होगी। ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन ऑफ AI सिस्टम, यस। रूटीन इनवॉइस, ये तो खतरे में है, ठीक है? और स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, ठीक है? तो इसमें 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट, ये लीस्ट लाइकली हैं 1, 2 एंड 4, 3 वाला तो रिपीटेटिव है ना, रिपीटेटिव है, प्रेडिक्टेबल काम है, AI कैन इजीली डू दिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द टर्म स्किल बाइज्ड टेक्नोलॉजिकल चेंज? इसका क्या मतलब होता है? पहले देखेंगे, टेक्नोलॉजी यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस ऑल स्किल्स। नहीं, ये तो काफ़ी एक्सट्रीम है, वैसे ही गलत हो जाएगा। टेक्नोलॉजी मेनली सब्सटीट्यूट हाई स्किल्ड वर्कर्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस डिमांड फॉर स्किल्ड लेबर वाइल रिड्यूसिंग डिमांड फॉर रूटीन, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, हमने यही पढ़ा है, ठीक है? तो स्किल बाइज्ड टेक्नोलॉजिकल चेंज का मतलब टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस डिमांड फॉर स्किल लेबर वाइल रिड्यूसिंग डिमांड फॉर रूटीन वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is the greatest long term challenge for India's GCC leadership? Lack of foreign investment? No. Access manufacturing? No. Skill gap and rising competition from other countries? ये तो बोला है इन्होंने, है ना? This is the correct answer. Next question is, consider the following. India AI mission, National Semiconductor Mission, Skill India Mission, National Education Policy. These initiatives together primarily support what? Knowledge economy and high value employment. ये आपके मेंस के क्वेश्चंस हैं।
Artificial intelligence is transforming the nature of work rather than eliminating work itself. Yes. Discuss in the context of India's global capability centers. तो इस पे आप आंसर लिख सकते हैं. We have, I think हमने ठीक ठाक डिस्कस किया है इसको. Next question is India's global capability centers are evolving from cost centers to innovation hubs. Examine the opportunities and challenges posed by artificial intelligence for sustaining India's leadership in global knowledge economy. तो this you can also practice. ये ऐसे के कुछ थीम हो सकते हैं: AI and future work, human capital, India's greatest competitive advantage, innovation not cost will define India's next growth story. हमने देखा ना, cheap labor, innovation is more than cheap labor. फ्रॉम आउटसोर्सिंग हब टू ग्लोबल इनोवेशन हब, ये भी आप ऐसे का टॉपिक जो है यू कैन प्रैक्टिस इट. ओके. सो ये वीडियो अगर आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो, देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड या कीप लर्निंग.